हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रबल मिश्रा और आप हैं अपने चैनल एग्जाम फोड़ो पर, जहां पर हम तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th बोर्ड्स की और उसमें सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री। ठीक है, तो जैसा कि सीरीज चल रही थी हमारी सीरीज फॉर बोर्ड्स, ठीक है, तो उसके अंदर हमने पहला चैप्टर सॉल्यूशन जो कि 70% कवर कर लिया था। लगभग आज उसकी थ्योरी का आखिरी दिन है। ठीक है, तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था मेनली हेनरीज लॉ को। ठीक है, तो आज इसी सॉल्युबिलिटी के नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और समझते हैं राउल्ट्स लॉ को, जो स्टेट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, तो चलिए समझते हैं राउल्ट्स लॉ को। तो राउल्ट्स लॉ राउल्ट्स लॉ बताता है आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स किया जाएगा। ठीक है, जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स किया जाएगा और ये दोनों लिक्विड होने कैसे चाहिए, वोलाटाइल। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि वोलाटाइल का मतलब क्या होता है। तो वोलाटाइल का मतलब क्या था, जो चीज या जो सब्सटेंस जल्दी से परिवर्तित हो जाए या जल्दी से डिसॉल्व हो जाए या अपनी स्टेट को जल्दी से चेंज कर पाए, दैट इज वोलाटाइल। ठीक है, तो यहां पर हमने दो लिक्विड लिए हैं। मान लीजिए उसमें से एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है। ठीक है, तो अब राउल्ट्स लॉ ने बोला कि अगर हम दो कंपोनेंट लें, दैट इज ए एंड बी, जो दोनों लिक्विड फेस में है, तो हमको ये तो पता ही होगा कि अगर सोल्यूशन बना रहे हैं तो इसमें से कोई एक सॉल्यूट होगा और कोई एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, बट राउल्ट्स लॉ जो स्टेट करते हैं वो करते हैं कि इन अ सॉल्यूशन इन अ सॉल्यूशन ऑफ volatile volatile liquids, in a solution of volatile liquids, the vapor pressure the vapor pressure exerted the vapor pressure exerted by the components क्या होंगे, यही लिक्विड components is directly proportional is directly proportional directly proportional to its zeta. What is zeta? Mole fraction. ठीक है, directly proportional to its mole fraction. ठीक है, अब इन्होंने कहा क्या, मानिए कि जैसे इसका वेपर प्रेशर, मान ले पार्शियल वेपर प्रेशर इसका P1 है, तो प्रोपोर्शनल किसके होंगे, इसके जो भी मोल फ्रैक्शन होगा दैट इज जीटा है। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ ने स्टेट किया कि जो वेपर प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसी के कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो हम टर्म समझते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझते क्या है वेपर प्रेशर क्या होता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक मिनट फिर समझाते हैं आपको। तो वेपर प्रेशर होता क्या है, इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्लोज्ड वेसल्स है। ठीक है, आपके पास एक क्लोज्ड वेसल्स है। अब इसमें आपने भर रखा है लिक्विड, भर रखा है लिक्विड। अब क्लोज्ड वेसल्स है, भर रखा है लिक्विड। तो अब ये इवेपोरेशन मान लीजिए हम इसका कराते हैं, तो इसके कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो ऊपर जाकर गैस मॉलिक्यूल्स में बदलेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स में बदलेंगे। ठीक है,
अब देखिए सिंपल था, जैसा नाम वेपर प्रेशर। अभी जो वेपर में बदल गया है, यही जब लिक्विड पे लगाएंगे प्रेशर, दैट इज वेपर प्रेशर इन सिंपल। इसको समझने के लिए काफी कठिन भी हो सकता है, ठीक है, बट अगर हम सिंपली समझे तो वेपर के जो मॉलिक्यूल है लिक्विड पे जब प्रेशर अप्लाई करेंगे, दैट इज वेपर प्रेशर। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने राउल्ट्स लॉ की तरफ। अच्छा, तो राउल्ट्स लॉ क्या स्टेट कर रहा था कि जो वेपर प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, सेम कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर। ठीक है, तो अब समझते हैं इनके ग्राफ को। देखिए आपके राउल्ट्स लॉ का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह होता है। ठीक है, तो चलिए ग्राफ को समझते हैं। तो ग्राफ में राउल्ट्स ने, देखिए जैसा कि उन्होंने बोला था कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो अब मानिए कि यहाँ पर एक जीटा ए है और जीटा बी है, सेम चीज यहाँ पर है। तो अगर ये जो P2 है, दिस इज P2, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर है किसका, बी कंपोनेंट का। तो जीटा बी यहाँ पर क्या करेगा, इंक्रीज। ठीक है, अगर यहाँ 0 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। सेम चीज अगर यहाँ पर जीटा ए 1 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 0, क्योंकि एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना हो सकता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर जीटा ए को क्या होना पड़ेगा, 1, और वहां पर 0। तो आइए अब ग्राफ को समझते हैं। मानिए ये जो P1 है ये आपका हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। तो अब जब ये P1, जब ये रिएक्शन शुरू हुई तो यहाँ पे क्या था कि जीटा ए 1 था। ठीक है, और इसका पार्शियल वेपर प्रेशर था P1। जैसे जैसे जीटा ए आगे बढ़ता गया तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी ऊपर जाती रही, जिसकी वजह से जो जीटा बी था वो बढ़ता रहा, और बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, मैक्सिमम, दैट इज 1। ठीक है, तो जब हमने इस P1 और P2 को ऐड किया तो हमारा क्या निकला, P टोटल, जिसको हमने क्या बोला, टोटल, टोटल वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इसको समझने का एक और तरीका है। अगर हम मन में कंसीडर कर लें कि हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट बी है, मान लीजिए हम कंसीडर कर लेते हैं, तो रिएक्टेंट जैसे जैसे घटता जाएगा प्रोडक्ट वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो रिएक्टेंट जैसे जैसे घटेगा प्रोडक्ट वैसे वैसे बढ़ेगा। तो मान लीजिए जीटा ए है आपका रिएक्टेंट का मोल फ्रैक्शन, तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे घटता जाएगा और घटते घटते कितना हो जाएगा, 0, दैट इज मिनिमम। ठीक है, और उसी हिसाब से जीटा भी आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जब मोल फ्रैक्शन घट रहा था तो P1 जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है क्या होगा, धीरे 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 घटता जाएगा। देखिए डाउनवर्ड स्लोप है ना,
तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे डाउन जा रहा है। जबकि जो आपका P2 है, जैसे जीटा भी बढ़ रहा था तो P2 धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे भी आपको ये याद रहे, चाहे आप पार्शियल वेपर प्रेशर से याद रखें, चाहे आप मोल फ्रैक्शन से याद रखें, आप याद रख सकते हैं कि P1 धीरे धीरे घट रहा था तो जीटा ए भी घट जाएगा। आप याद रख सकते हैं कि जीटा ए बढ़ रहा था, सॉरी जीटा ए घट रहा था तो P1 भी क्या होगा, घट जाएगा। जैसे भी आपको याद रहे, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आते हैं राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूले पर। तो जैसा कि हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, तो P1 अगर ए की पार्शियल वेपर प्रेशर है तो ये क्या होगा, P1 प्रोपोर्शनल टू जीटा ए। ठीक है, सेम चीज P2 प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। जब हमने यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमारे पास आया P1 इज इक्वल टू P1 नॉट जीटा ए, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर एट इनिशियल। ठीक है, सेम कंपोनेंट बी के साथ होगा, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट जीटा बी। ठीक है, तो जब हम अपने ग्राफ पर थे, ठीक है, तो ये क्या था, ये आपकी इनिशियल वेपर प्रेशर ही तो थी, जो क्या हो रही थी, कुछ बढ़ रही थी कुछ घट रही थी। ठीक है, कुछ बढ़ रही थी और कुछ घट रही थी। तो शुरुआत कहां से होती है हमेशा ग्राफ में, इस पॉइंट से, और ग्राफ जाता कहां तक है, इस पॉइंट तक। शुरुआत कहां से होगी, इस पॉइंट तक, ग्राफ जाएगा कहां, इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। अब जब हमने पी टोटल निकाला, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो पी टोटल क्या होगा, P1 प्लस P2। तो P1 क्या था हमारे पास, P1 नॉट जीटा ए प्लस P2 नॉट जीटा बी। ठीक है, तो जैसा कि हमको पता है कि अगर हम जीटा ए प्लस जीटा बी करते हैं तो 1 आता है, दैट इज जीटा बी इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा ए। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर किसी भी एक कंपोनेंट को अगर हम खोल दें, तो मानिए कि जैसे हमने जीटा ए वहां पर पहले लिया हुआ था ग्राफ के अंदर भी, जैसे हमने जीटा ए वहां पर ग्राफ के अंदर भी लिया हुआ था, तो हम यहाँ पर जीटा ए को ही पहले कम करते हैं। ठीक है, तो P1 नॉट एंड 1 माइनस जीटा बी प्लस P2 नॉट, एंड इसको हम जीटा बी ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, तो चलिए प्रूविंग में आगे बढ़ते हैं। तो जब यहाँ पर P1 नॉट 1 माइनस जीटा बी प्लस P2 नॉट जीटा बी आया, तो अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 नॉट जीटा बी प्लस P2 नॉट जीटा बी, देन P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट, एंड अगर हम जीटा बी को कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P2 नॉट माइनस P1 नॉट। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर जो P टोटल है ये सेकेंड कंपोनेंट के साथ में एक लीनियर रिलेशन डिफाइन कर रहा है, लीनियर रिलेशन डिफाइन कर रहा है। अगर हम यहाँ पर जीटा ए लेते तो अपने फर्स्ट कंपोनेंट के साथ करता, तो हमको यहाँ पर एक पॉइंट मिला कि जो P टोटल है वो डिपेंड कहाँ पर कर रहा है, जीटा ए और जीटा बी दोनों पर। कैसे डिपेंड कर रहा है, लीनियरली। ठीक है, इसका इंक्रीज एंड डिक्रीज किस पे डिपेंड कर रहा है, जीटा ए और जीटा बी दोनों पर। ठीक है, तो यही 3 पॉइंट थे। ठीक है, राउल्स लॉ के अंदर
कि जो लिक्विड होने चाहिए वो वोलेटाइल होने चाहिए। जो पी टोटल होगा वो डिपेंड करता है कंपोनेंट 1 एंड 2 दोनों पर, ठीक है। इसका जो इंक्रीज है वो मेनली 2 पर डिपेंड करता है, ठीक है, और इंक्रीज और डिक्रीज दोनों 1 एंड 2 पर डिपेंड करते हैं। बट अगर इंक्रीज की कहीं पर बात आए तो आप कंपोनेंट जो सेकंड हो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं अपने राउल्ट्स लॉ पे वापस से। तो राउल्ट्स लॉ ने बात कहां पर करी, लिक्विड की सॉल्युबिलिटी किसमें, लिक्विड में। तो लिक्विड और लिक्विड को सॉल्युबल बनाया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपना लॉ दिया कि अगर किसी सोल्यूशन के अंदर वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, ठीक है, तो उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। जब हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन में जब हम लोगों ने अरे ओके, तो जब हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमारे पास इक्वल का साइन है, और यहाँ पे क्या है, P1 नॉट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, P1 नॉट। फिर हमने P टोटल निकाला जहां पर हमको एक इक्वेशन मिली। तो हमारी इक्वेशन हो गई, हमारी प्रूविंग हो गई, हमारी ग्राफ हो गया, हमारा राउल्ट्स लॉ यहाँ से कंप्लीट है और आपके बोर्ड के लिए इनफ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि लिक्विड और लिक्विड में मिक्स कैसे हुआ, ठीक है। तो अब मानिए हमारे पास एक बीकर था, ठीक है, एक हमारे पास बीकर था, ठीक है। अब उसमें एक लिक्विड पड़ा हुआ था, ठीक है, और ऊपर से हमने एक दूसरा लिक्विड इसमें भेजा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला लिक्विड अगर वेसल बंद कर दें हम भेज कर इसमें, अगर हम वेसल बंद कर दें तो ये इवेपोरेट होगा और साथ ही साथ ये भी इवेपोरेट होगा, और ये दोनों आपस में वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। जो वेपर प्रेशर इनका जो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हो रहा होगा उसके प्रोपोर्शनल होगी, और जैसे जैसे ये एक इक्विलिब्रियम पर पहुंचेंगे ये आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एज लाइक जैसे हम मान लीजिए वाटर के अंदर अल्कोहल को मिक्स करते हैं, तो जैसे वाटर है अल्कोहल को मिलाया तो उसको भी मिलने में आपने देखा होगा कि अगर एक हम ग्लास में वाटर ले लें और ऊपर से अल्कोहल को डालें तो अल्कोहल ऐसा नहीं जाते तुरंत ही मिक्स हो जाती है, वो धीरे धीरे उसमें कंसंट्रेटेड होना शुरू होती है, उसमें मिक्स होना शुरू होती है। और जब एक टाइम बाद वो जो अल्कोहल होगी वो वाटर में जाकर वाटर को कंसंट्रेट कर देगी और खुद को डाइल्यूट कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अल्कोहल ने अपना मोल फ्रैक्शन घटाया, ठीक है, और वाटर ने भी अपना मोल फ्रैक्शन घटाया, ठीक है। अब जब फाइनली प्रोडक्ट के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वाटर का जो मोल फ्रैक्शन था वो अल्कोहल की वजह से बढ़ चुका था, जबकि अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन घट चुका था डाइल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो ऐसे ही सोल्यूशन डिफाइन होता है, ऐसे ही लिक्विड एंड लिक्विड मिक्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपकी तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं, जहां पे पहले आपका था सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा था आपका गैस इन लिक्विड, तीसरा था लिक्विड इन लिक्विड। जब हम सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे तो वहां पर सॉल्युबिलिटी आपकी आती है लाइकवाइज, ठीक है। वहां पर आपका आता है पोलर एंड नॉन पोलर। जब हम गैस और लिक्विड की बात करेंगे वहां पे आपका आ जाएगा हेनरीज लॉ, और जब हम लिक्विड एंड लिक्विड की बात करेंगे तो वहां पे आपका आ जाएगा राउल्ट्स लॉ, ठीक है। अच्छा, अब इसको डीप भी समझा जा सकता है बट हमको वहां तक नहीं जाना है क्योंकि हम अपना बोर्ड्स का देख रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप चाहें तो एनसीईआरटी बुक को रीड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे हमारे पास दो हेडिंग है जिसमें से एक है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। तो एक हमारे पास हेडिंग है आइडियल और एक है नॉन आइडियल। अब आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे, जिसमें राउल्स लॉ फॉलो करें, राउल्स लॉ फॉलो करें, जिसमें डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जीरो हो, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जीरो हो, ठीक है। नॉन आइडियल को कौन से होंगे, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, जो राउल्स लॉ को फॉलो
नहीं करेंगे, जिसमें डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग एंड डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये है हमारे आइडियल और नॉन आइडियल। ठीक है, अच्छा अब इसमें आपने काफी बुक्स में पढ़ा होगा, दैट इज ए बॉन्ड एंड ए बी बॉन्ड। ठीक है, दैट इज ए बॉन्ड एंड ए बी बॉन्ड। तो ये ए एंड ए बी बॉन्ड है क्या? देखिए, ए बॉन्ड का मतलब हुआ जब हम दो प्योर कंपोनेंट को ले रहे होंगे, और ए बी जहां पर भी हम लिखेंगे तो वहां पर हम एक सॉल्यूट ले रहे होंगे, एक सॉल्वेंट ले रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक प्योर सब्सटेंस को ले रहे हैं, और यहाँ पर हम एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ले रहे हैं। ठीक है, मिक्स करने के लिए। देखिए, यहाँ पर आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स आएगा, जबकि यहाँ पर आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो अलग होगा। ठीक है, हम बात कर रहे थे ए कंपाउंड और ए बी कंपाउंड। ठीक है, तो ए की बात हम जहां पर भी करेंगे तो हमारा मतलब है कि यहाँ पर हम प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम ए और बी दो अलग अलग कंपाउंड हैं जिसकी हम मिक्सिंग करेंगे, जिसमें से एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा। ये चीजें इन आइडियल और नॉन आइडियल के अंदर याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं पर आपका पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन आएगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। तो अब आइडियल नॉन आइडियल और उसके बाद की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये आपको मिलेंगी नेक्स्ट टर्म पर। ठीक है, तो चैनल को देखते रहिए, लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय बाय।